जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया तक और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति बहुत दिलचस्प होते जा रही है। पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जयपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे तब वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच जो तस्वीरें सामने आई उससे कई संकेत मिले और कई सवाल भी खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी द्वारा किनारे किया जा रहा है? क्या वसुंधरा राजे की राजस्थान में बीजेपी की राजनीति में भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है? यह सवाल इसलिए भी उत्पन्न हुआ क्योंकि जब से बीजेपी ने राजस्थान में परिवर्तन संकल्प रैली को प्रारंभ किया था उसके आरंभिक चरण के बाद वसुंधरा राजे उतनी सक्रिय नहीं दिखी जितनी की उम्मीद की जा रही थी। इसलिए तभी से यह सवाल चर्चा में है कि वसुंधरा राजे का अब राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जा रहा है, या यूं कहें क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य अब धीरे धीरे अंधकार में जाता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज जो घटनाक्रम हुए उसमें पहला यह है कि दिया कुमारी को बीजेपी हाईकमान ने बातचीत के लिए बुलाया है। क्या उन्हें वसुंधरा राजे के एक विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकता है? खैर, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन इसी दरमियान एक और घटनाक्रम हुआ और वह है रमेश बिदूड़ी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनको टोंक जिले में चुनावी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। टोंक जिला जिसमें मुस्लिम आबादी लगभग 29% है और जिस जाति से रमेश बिदूड़ी आते हैं यानी कि गुर्जर समुदाय, वो बाहुल्य रखता है टोंक जिले में और वहां 4 विधानसभा सीट है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो गया है कि इन 4 विधानसभा सीट पर अब जो लड़ाई है आने वाले दिनों में वो किस दिशा में जाएगी। क्या बीजेपी की तरफ से जो जिम्मा सौंपा गया है रमेश बिदूड़ी को वो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे या फिर जाति और ध्रुवीकरण का सहारा लेंगे? तो आइए इन तमाम सवालों का विश्लेषण हम करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं अब दिख रही हैं इन तमाम रैलियों के बाद, इन तमाम फैसलों के बाद जो बीजेपी द्वारा लिए गए हैं। क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और अब जो बीजेपी की रणनीति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं जाति और ध्रुवीकरण का फैक्टर आता दिख रहा है। तो जहां तक वसुंधरा राजे की बात है तो वसुंधरा राजे सिंधिया परिवार की एक ताकतवर महिला राजनेता और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर से उनका राजस्थान की राजनीति में एक प्रभाव दिखता है और उसी वजह से उन्होंने पिछले दिनों कई संदेश देने की कोशिश की। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत में उनकी सक्रियता जिस तरीके से दिखी उससे बीजेपी को यह संदेश देने की कोशिश की गई राजे द्वारा कि वह राजस्थान की राजनीति को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी द्वारा उनके इस मैसेज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, उतनी महत्ता नहीं दी गई। इसके बाद राजे ने एक और कदम उठाया। जब उनको ये पता चला कि अब उनको उतना सम्मान, उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है और जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी से यह सवाल किया गया कि क्या बीजेपी 2 गुटों में बंट गई है, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी में अभी कोई गुटबाजी नहीं। यही सवाल राजेंद्र राठौर से भी किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में केवल एक ही गुट है और वह है कमल का गुट। इन बयानों के बाद
राजे ने धीरे धीरे इस परिवर्तन रैली से अपनी दूरी बना ली, और दूरी इतनी बनाई कि जब यह रैली उनके विधानसभा क्षेत्रों इलाकों से होकर गुजरी तो वो उनमें शामिल भी नहीं हुई। इससे यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी से किनारा कर चुकी हैं। कुछ बयानबाजी उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे से पहले भी हुई, जिसमें वह यह कहते दिखी कि वह राजस्थान की राजनीति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे इस समय बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उनका यह बयान कहीं ना कहीं यह संकेत करता है कि बीजेपी आला कमान द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं। यह कमोबेश वैसी ही स्थिति है जैसी कुछ समय पहले अशोक गहलोत के साथ हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जब विवाद छिड़ा तो इस विवाद का पटाक्षेप करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए अशोक गहलोत को भी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय राजनीति में आने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया। कौन भला अपने राज्य में मुख्यमंत्री की सीट या दावेदारी को छोड़ना चाहेगा? तो इस समय वसुंधरा राजे भी बीजेपी को यह संकेत दे रही है कि वह राजस्थान की राजनीति से कहीं नहीं जाने वाली, और इसी क्रम में उनकी इस, आप ये कह लीजिए, जिद को, या जो हट धर्मिता है, या उनकी जो दावेदारी है राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद को लेकर, उस संदर्भ में बीजेपी अब उनके विकल्प की तलाश कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जो दृश्य देखने को मिले वह वसुंधरा राजे के लिए वाकई चिंताजनक है। और अभी तक जिस तरीके से बीजेपी ने यह ऐलान किया हुआ है कि वह इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे को प्रोजेक्ट किए चुनावी मैदान में उतरेगी, तो इसे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे इससे असहज दिख रही हैं। इस नई रणनीति से वह असहमत दिख रही हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके जो संवाद होना चाहिए था, जो गर्मजोशी दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मंच पर आए उन्होंने सभी का अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे के निकट आए उन्होंने अपना मुंह जनता की ओर मोड़ते हुए यह संदेश देने की कोशिश की वसुंधरा राजे को कि अब राजस्थान की राजनीति में केवल वसुंधरा राजे ही नहीं बल्कि और भी चेहरे हैं। और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि यदि वह पार्टी की बात नहीं मानती है तो उन्हें पार्टी के कठोर फैसले का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद की जो तस्वीर आई वो उससे भी चिंताजनक हैं वसुंधरा राजे के लिए, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से विदा लेते हैं वसुंधरा राजे स्टेज पर अकेली रह जाती हैं। और ये बताता है कि राजनीति में अर्श से फर्श पर, यानी कि जमीन आसमान से जमीन पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं अब इस संदेश के कारण यह चर्चा जोरों पर है कि वसुंधरा राजे क्या कांग्रेस का दामन थामने वाली है, क्योंकि यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत असहज स्थिति हो जाती है। लेकिन बात यह भी है कि आखिर कांग्रेस में जाने से वसुंधरा राजे को क्या मिलेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बाद कहीं वसुंधरा राजे का नंबर आए तो आए, वरना वह और भी ज़्यादा किनारे हो सकती हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत इस समय कांग्रेस के दो प्रमुख चेहरे हैं। तो वसुंधरा राजे का कांग्रेस में जाने से भला क्या फ़ायदा होगा? और जिस तरीके से वो पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और
कांग्रेस के अन्य नेताओं से मिली हैं, हो सकता है कि वह बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि संकेत कुछ इसी तरीके के आ रहे हैं। बीजेपी इस समय तैयार नहीं है वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए, और वसुंधरा राजे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वह बीजेपी की जो रणनीति है वो इस समय साफ है कि वसुंधरा राजे को साथ में रखते हुए, बिना किसी अपनी जो चेहरा है उसको प्रोजेक्ट करते हुए, वसुंधरा राजे की फैन फॉलोइंग का लाभ भी लिया जाए। और यदि सरकार बनती है तो चूंकि कोई चेहरा है नहीं, तो बाद में वसुंधरा राजे के लिए यह आसान नहीं रहेगा कि वो विधायकों के जो फैसले हैं उनको नकार पाए। और इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी को भी उतना भरोसा नहीं है वसुंधरा राजे पे, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने फैसले लिए हैं राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में, तो इस समय मुकाबला कांटे का है। एक तरफा मुकाबला बीजेपी भी मानकर नहीं चल रही है, और राहुल गांधी भी यह कह चुके हैं कि राजस्थान में लड़ाई जो है सत्ता की बहुत रोमांचक होने वाली है, टक्कर की लड़ाई होने वाली है। ऐसे में बीजेपी शायद सामूहिक रूप से ही आगे बढ़ने में अपना भला समझ रही है। तो ये थी पूरी पूरी वसुंधरा राजे की इस समय जो कहानी चल रही है, क्या हो सकता है। वसुंधरा राजे इस समय जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रही है, उससे कांग्रेस को 100% लाभ ही होगा, नुकसान में कांग्रेस नहीं रहेगी, और कांग्रेस इसको भुनाना भी चाहती है। वसुंधरा राजे के पास एक विकल्प ये भी है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले की बात जिस तरीके से अशोक गहलोत ने उठाई है, हो सकता है वसुंधरा राजे बीजेपी का अंदर ही अंदर खेल खत्म कर दें। और गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की मुलाकात शायद इसी संदर्भ में हुई भी है, क्योंकि यह मुलाकात ठीक अशोक गहलोत द्वारा बयान देने के बाद हुई है, इसलिए इसके सियासी से ज़्यादा घोटालों से जुड़े हुए मामले को देखकर ज़्यादा समझा जाना चाहिए। अब आते हैं अभी जो घटनाक्रम हुआ है, रमेश बिदुड़ी को टोंक जिले का चुनावी प्रभार सौंपा गया है। एक तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये तब हुआ है जब उन्होंने हाल ही में संसद के विशेष सत्र में एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया। जिस तरीके से उन्होंने दानिश अली पर कमेंट किया, जो बीएसपी के सांसद हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर वो नहीं हुई, और उल्टा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के टोंक जिले में चुनावी प्रचार से संबंधित एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पर कपिल सिब्बल ने तो कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस प्यार की बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, वो प्यार कहाँ गया, वो प्रेम भावना कहाँ गई। उनके इस फैसले से तो ये लगता है कि वो नफरत का बाजार दिन ब दिन फैलाना चाहते हैं, और वह भी संसद के लोकसभा सदन में रहते हुए। अब ये जो बीजेपी ने फैसला लिया है, इसके दो कारण हैं। एक, टोंक जिले की लगभग 29% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, और बाकी जो आबादी है उसमें गुर्जर जाति का बाहुल्य है, और रमेश बिदुड़ी इसी गुर्जर जाति से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के इस फैसले को ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस फैसले के द्वारा बीजेपी ने कोशिश की है कि गुर्जर जाति को अपने पक्ष में करके, और वह पक्ष में कैसे करके, ध्रुवीकरण के द्वारा। जब ध्रुवीकरण के द्वारा वो मुस्लिम आबादी को गुर्जर आबादी को पक्ष में कर लेंगे, तो फिर उनके इस क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें हैं उन पर जीत हासिल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो बीजेपी रमेश बिदुड़ी को उनके जो बयान है उसके ठीक बाद उनको इतना बड़ा जिम्मा नहीं सौंपती। यानी कि ये पूरा का पूरा जो इवेंट था
जो संसद में भाषणबाजी थी वो कहीं न कहीं प्लान थी, सोची समझी रणनीति के तहत इसको किया गया। और जिस तरीके से यह वायरल हुआ बयान, उससे ये स्पष्ट है कि विपक्ष भी इस पर हमलावर होगा और उसी का फायदा उठा के बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में टोंक जिले में अपनी रणनीति को आगे चलाएगी। और उसी संदर्भ में रमेश बिदुड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, यह तय हो जाता है। तो कुल मिला के राजस्थान की राजनीति में बीजेपी नए विकल्प की तलाश कर रही है। राजनीति में अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने कहा था, साम दाम दंड भेद, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल इस समय बीजेपी करती हुई दिख रही है विकास की राजनीति के साथ साथ। अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने, पेपर लीक प्रकरण को उठाने, विकास के नाम पर वोट मांगने से लेकर अब बीजेपी ध्रुवीकरण और जाति का इस्तेमाल करने की ओर आगे बढ़ रही है। कम से कम रमेश बिदुड़ी की इस नई नियुक्ति से तो यही दिख रहा है। अब आगे बीजेपी किन नैरेटिव्स या नई कहानी का इस्तेमाल करेगी, यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। जय हिंद, नमस्कार।